मूवी के स्टार्ट में हमें एक रिसेंटली वेड कपल नजर आता है जिसमें हस्बैंड का नाम एलिक है और वाइफ का नाम नोरा। इस कपल की रिसेंटली शादी हुई होती है यानी कि 2-3 मंथ्स पहले, और ये कपल अपनी लाइफ के फर्स्ट वेडिंग ट्रिप पे जा रहे होते हैं। जब नोरा बहुत थक जाती है और एलिक से कहती है कि कहीं किसी मोटल में रुक के नाइट स्टे कर लेते हैं सो दैट सुबह फ्रेश होके अपना वेडिंग ट्रिप कंटिन्यू कर सके। एलिक अपनी वाइफ को थका देख के उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो खुद भी काफी देर ड्राइव करके थक चुका है। एलिक कंट्री साइड पे एक पुराने मोटेल पे ज्यादा सोचे बिना कार रोक लेता है। यहाँ इस कपल को एक बहुत ही अजीब फीलिंग आती है जब वो देखते हैं कि मोटेल के बाहर एक भी इंसान नहीं, बस कुछ 50 to 60 कार्स ही सिर्फ पार्क्ड हैं। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि कभी भी किसी मोटेल के बाहर ऐसा वियर्ड सीन देखने को नहीं मिलता। खैर, एलिस और नोरा इस बात को इग्नोर करते हुए मोटेल में एंटर करते हैं और रिसेप्शन से अपने लिए एक रूम बुक करने का सोचते हैं। रिसेप्शन काउंटर पर जब ये कपल पहुँचता है तो वो देखते हैं कि होटल का मैनेजर जमीन से कुछ खून के दाग धब्बे साफ करता नजर आता है। ये क्रीपी वियर्ड सीन देखकर नोरा और एलेक होटल से बाहर जाने का सोचते हैं। इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए होटल का मैनेजर फौरन उनके पास आता है और समहाउ कन्विंस कर लेता है कि वो रात वहाँ गुजार ले। मैनेजर की इतनी रिक्वेस्ट करने पर अब एलेक और नोरा अनविलिंगली वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते। कुछ आवर्स गुजरने के बाद ये कपल बस अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहा कि अचानक से इनके रूम के बीच में एक आदमी जिसने बहुत क्रीपी सा मास्क पहना होता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है कहीं ना कहीं से आ जाता है। वो ये हथौड़ा इन दोनों के सर पे मारता है जिसकी वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है जहाँ पे नोरा और एलेक पे ही फोकस किया जाता है। इनके सामने वही वियर्ड मास्क पहने हुए लोग होते हैं जिनके मास्क पे डिफरेंट किस्म के एनिमल फेसेस बने होते हैं। अब वो इस कपल को एनिमल केजेस में बंद करके एक फार्म हाउस में ले जाते हैं। वहाँ एरिक और नोरा को देखने को मिलता है कि उनकी तरह और लोग भी पिंजरों में बंद हैं। ये सब वही लोग थे जो इस मोटेल में रुकने के लिए आए थे। वेल, इनको यहाँ पर क्यों बांधा गया था, क्यों लेकर आया गया था, ये आप लोगों को थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। अभी बेचारी नोरा इस सब को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि 3 से 4 लोग जिन्होंने मास्क पहना हुआ था इस फार्म में एंटर करते हैं। वो नोरा के पास वाली केज में एक टीनेज लड़की के पास जाते हैं और उसके हाथ और पैर बांध देते हैं। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से उसके हाथ पांव को काट देते हैं और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को निकाल कर एक लोहे की बाल्टी में डाल देते हैं और बाकी जो कुछ वेस्ट बचता है उसको बहुत बेरहमी से खाकर उस लड़की को मार देते हैं। लेकिन अभी इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद वो एक और केज की तरफ जाते हैं जहाँ एक औरत से उसके बेबी छीन कर उसको एक बारबेक्यू मशीन में डाल देते हैं। और इसका मकसद क्या था? वो ये था कि ताकि उसका मीट वो फार्म में मौजूद बाकी सब लोगों को खिला सके। उसी टाइम पर हमें स्क्रीन पे होटल का मैनेजर देखने को मिलता है। वेल, वो इन सब मास्क पहने हुए लोगों का एक तरह से लीडर है जो इन लोगों के साथ मिल के दी एनिमल बार्बरस नाम की एक कम्युनिटी बहुत अरसे से चला रहा है, जहाँ वो अपने मोटेल पे आने वाले लोगों को ऐसे बेहोश करके अपने फार्म में लाता है ताकि वो इनको ऐसे ब्रूटल तरीके से मार के अपने बारबेरियन कम्युनिटी के लोगों के साथ खा सके, जो कि बेसिकली एक कैनिबल लोगों का ग्रुप है। एलेक किसी तरह नोरा को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता, लेकिन भागते भागते उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंसता है जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब नोरा एलेक को बियर ट्रैप से बचाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से नोरा को अपने पीछे से कुछ मास्क पहने हुए लोग अपनी तरफ आते नजर आते हैं। इनको देख के नोरा एलेक को छोड़ के पास ही झाड़ियों में जाके छुप जाती है। वो मास्क पहने लोग एरिक को इस कंडीशन में देखते हैं तो पास ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है जिसको वो उठा के एरिक के सर पे मार देते हैं। नोरा अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने मरते दे और इसके बाद वो पीछे रोड की तरफ भागने की कोशिश करती है। वो भाग ही रही होती है कि उसको अपनी नजरों के सामने एक ब्लू बस नजर आती है। नोरा बिना सोचे बगैर उस बस की तरफ भागती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। खैर, उसको ये क्या मालूम था कि जिन लोगों से वो भाग रही थी वो वापस उन्हीं के पास पहुंच गई है। उस बस में सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे मूवी हमारी एंड हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक एसयूवी गाड़ी नजर आती है जिसमें कुछ टीनेजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। मिलकर ये लोग वेगस जाना चाहते हैं। गाड़ी अब एक सुनसान इलाके से गुजर रही है कि अचानक से गाड़ी के पीछे वाला टायर फट जाता है। अब सारे टीनेजर्स बाहर निकलते हैं इस होप के साथ कि शायद कोई गुजरती हुई गाड़ी इनकी हेल्प कर दे, पर अफसोस
ना कोई गाड़ी गुजरती है और ना ही कोई इंसान। दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो मदद ले सके। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन टीनेजर्स में से एक लड़का जिसका नाम जेफ है सोचता है कि वो खुद ही टायर को चेंज कर ले। टायर को करीब से देखने पर जेफ को वहाँ एक बुलेट मिलती है। अब इससे तो ये बात क्लियर होगी कि किसी ने जानबूझ के गाड़ी का टायर फाड़ा था, बट किसी ने ऐसा क्यों किया और वो कौन है ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। जेफ अब अपने दोस्तों को इस बारे में बताने का सोच ही रहा होता है कि अचानक से सबको जेफ के चीखने की आवाज आती है। दोस्तों में से एक लड़की जिसका नाम सारा है वो जेफ के पास जाती है। जेफ के पास जाते ही देखती है कि हर तरफ खून है और जेफ जमीन पर गिरा हुआ है। सारा देखती है कि जेफ के सर पे किसी ने गोली मारी है जिसकी वजह से इतना खून निकल रहा है। वो परेशान होकर घबरा के अपने दोस्तों के पास जाती, मगर इससे पहले कि वो उनको कुछ बताती दोबारा से गोली चलती है और इस दफा गोली लगती है सारा को। सारा जमीन पे गिर जाती है और उसके दोस्त अपने दोस्तों को इस तरह से मरते देखकर परेशान होकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं कि कौन है आखिर जो उनको ऐसे गोली मार रहा है। इतने में टेड की बैक पे गोली लगती है, बट वो किसी तरीके से खुद को बचा के गाड़ी के पीछे छुप जाता है। अब ये चारों दोस्त बहुत ही सुनसान जगह पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वो शूटर लगातार 1 घंटे तक गोलियां चलाता रहता है। इस कॉन्टिन्यूअस 1 घंटे की फायरिंग के बाद जब थोड़ी देर खामोशी होती है तो कैरन अपना फोन निकालती है कि वो 911 को कॉल कर ले और शायद कोई उनकी हेल्प करे। बट इससे पहले कि वो 911 को कॉल करती और कोई उनकी मदद के लिए आता तो बाहर से शूटिंग स्टार्ट होती है और इस दफा टारगेट होता है उनका फोन। और उस फोन के टूट जाने के साथ ही उनकी लास्ट होप भी चली जाती है कि शायद कोई उनको आके बचा सके। ना तो वो किसी को कॉल कर सकते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो गाड़ी के रेडियस से बाहर निकले तो ये शूटर उनको मार देगा। जोडी देखती है कि सारा का फोन पास ही पड़ा है। वो फोन उठा के उसका कैमरा ऑन करती है कि शायद देखा जाए कि ये कौन बंदा है और ये कहाँ पर है जो कि इनके ऊपर शूटिंग कर रहा है। जोडी आसपास की वीडियो बनाती है और उसके बाद वो देखते हैं वीडियो में पता चलता है कि 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदा है जो कि उन पे शूटिंग कर रहा है और ये कोई नॉर्मल शूटर नहीं बल्कि बहुत ही कोई डेंजरस स्नाइपर है। वीडियो में शूटर को देख के एरिक बड़ा परेशान हो जाता है और वहाँ से फौरन भागने लगता है। भागता ही है कि वो शूटर दोबारा से फायरिंग करने लगता है और दोनों पाँव में गोली मार देता है। एरिक अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके सारे दोस्त उसकी मदद करने के लिए आते हैं कि वो देखते हैं कि कुछ ही दूर एक वाइल्ड डॉग है जो कि एरिक की बॉडी की तरफ आता है और उसको खाने लगता है। इतने डिस्टर्बिंग सीन को देखकर टॉड बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो उसी स्नाइपर की तरफ भागने लगता है। शायद टॉड ने सोचा हो कि वो उससे कोई बात कर लेगा और हो सकता है कि वो बच जाए, लेकिन इससे पहले कि वो उसके कुछ भी करीब पहुंचता दोबारा से फायरिंग स्टार्ट होती है और फायरिंग से टॉड मर जाता है। उसी टाइम दूर से इन्हें एक गाड़ियां आते हुए नजर आती है जिसमें एक छोटी सी फैमिली, एक कपल और उनकी एक बेटी, वो भी इसी सुनसान सी सड़क से गुजर रहे होते हैं कि अचानक से वही शूटर इनकी गाड़ी पर भी फायरिंग करने लग जाता है जिससे इनकी गाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इन टीनेजर्स की गाड़ी के साथ आके टकरा जाती है। टक्कर लगने से उसी टाइम पे वाइफ की डेथ हो जाती है और हस्बैंड गाड़ी से बाहर निकलता ही है कि शूटर दोबारा से फायरिंग करने लग जाता है। उनकी गाड़ी से अब पेट्रोल हर तरफ बह रहा होता है और फायरिंग की वजह से आग लग जाती है। आग लगने से अब हस्बैंड की बॉडी को भी आग लग गई है और उसकी भी डेथ इसी तरीके से हो जाती है। अब पीछे सिर्फ वो छोटी बच्ची बचती है जो कि अपने पेरेंट्स की इतनी पेनफुल डेथ देखकर बहुत परेशान हो जाती है और घबरा कर भागने लगती है। इतने में फिर से वो स्नाइपर शूटिंग करने लगता है और उस छोटी सी बच्ची को भी मार देता है। अब आसपास हर तरफ आग और धुआं है जिसको देख के कैरन के माइंड में एक आइडिया आता है। कैरन सोचती है कि उसको अपने और उस शूटर के बीच में बहुत सारा धुआं क्रिएट करना होगा कि शायद वो आराम से अब भाग सके। इसी तरह टाइम गुजरने लग जाता है और रात हो जाती है। कैरन और जोडी अपनी गाड़ी के सारे कवर्स निकालती है और उनमें गैसोलीन भरने लग जाती है कि अब इसको आग लगानी होगी। आग लगाने के बाद वो धुआं निकलने का वेट करते हैं। जैसे ही धुआं बढ़ता है कैरन जोडी को कहती है कि चलो भागते हैं। कैरन भाग जाती है लेकिन जोडी शायद उस डर से खौफ से पीछे ही रह जाती है। कैरन जोडी को पीछे छोड़ते हुए ही भागने लग जाती है। इतना सारा धुआं होने के बावजूद वो शूटर कैरन को मार देता है। जोडी को अपने सामने ही एक और कार नजर आती है। वो कार एक पुलिस ऑफिसर की होती है। इसको देखते ही जोडी उस गाड़ी की तरफ भागने लगती है कि शायद उसको रोक ले, लेकिन उसकी नजरों के सामने उस पे भी फायरिंग होने लग जाती है और उसकी आंखों के सामने गाड़ी में बैठा शेरिफ मर जाता है। इस सबको देखते ही जोडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और शेरिफ की गाड़ी में बैठ के उसी ही शूटर की तरफ ड्राइव करने लगा। गाड़ी को तेज चलाते हुए वो उस दरख्त के ऊपर मारती है जहाँ पे वो शूटर उन पे फायरिंग कर रहा होता है। दरख्त पे जैसे ही गाड़ी लगती है वो शूटर गाड़ी के ऊपर आके गिरता है। अब इसका फायदा उठाते ही जोडी वो गन उठाती है और उस शूटर को मारने लग जाती है। अब हैरान कर देने वाली बात ये है
कि जिस गन से जोडी इस शूटर को मार रही होती है वो फुली लोडेड होती है और ऐसे में वो गन चल जाती है जोडी से और उसको खुद लग जाती है और ऐसे ही उसकी भी मौत हो जाती है। इसी मोमेंट पे ये मूवी सैडली एंड हो जाती है। इस मूवी के एंड में ना तो विलन बचा और ना ही कोई हीरो।